सपोज आप इंडिया की एक टॉप रेटेड कंपनी में काम कर रहे हो, आंखों में बहुत से सपने हैं और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का प्राउड भी है। उसी दौरान आपको कुछ दिनों की छुट्टी दी जाती है। आप खुशी खुशी घर जाते हो इस उम्मीद के साथ कि वापस आने पर कई महीने की बकाया सैलरी आपके हाथ आने वाली है। लेकिन जब आप लौट के वापस आते हो तो पता चलता है कि वो कंपनी अब बंद हो चुकी है और आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हो। अब एक तरफ कोई इनकम का सोर्स नहीं और दूसरी तरफ कंपनी ने बकाया सैलरी भी नहीं दिया। सोचिए ऐसे केस में आपके ऊपर क्या गुजरेगी। यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें, मोजरबेयर में काम करने वाले एम्प्लॉइज के साथ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने इस चीज को अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया। मोजरबेयर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया लाइक सीडीज एंड डीवीडीज की वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हुआ करती थी, जिसका इंडिया सहित दुनिया के कई देशों में खूब दबदबा था। 2017 में मोजरबेयर का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। लेकिन फिर 2018 में कंपनी अचानक से बैंकरप्ट हो गई, जिससे हजारों एम्प्लॉइज बेरोजगार हो गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक साल के अंदर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डिस्क मैन्युफैक्चरर कंगाल हो गई? इस कंपनी से ऐसी क्या मिस्टेक हुई कि आज इसे एक बहुत बड़े स्कैम का नाम दिया जाता है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोजरबेयर के एक एम्प्लॉय का कहना है कि विजय माल्या के ऊपर 9000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसके चलते वो देश को छोड़ के भाग चुका है एंड गवर्नमेंट उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोजरबेयर के मालिक दीपक पुरी टैक्स पेयर्स के 7000 करोड़ रुपए खाकर भी वो देश में ही मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला, जिसकी असली वजह पॉलिटिकल कनेक्शन मानी जाती है। लेकिन क्या है वो पॉलिटिकल कनेक्शन और एम्प्लॉयज ने कंपनी के बंद होने के बाद किन किन संघर्षों का सामना किया? इन सब बातों को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर मोजरबेयर की शुरुआत कैसे हुई थी। एक्चुअली मोजरबेयर कंपनी को दीपक पुरी ने शुरू किया था। कंपनी शुरू करने से पहले उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद 1962 के दौरान उन्होंने कोलकाता में एक ऑयल कंपनी एसो के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। वहां से काम छोड़ने के बाद वो शालीमार पेंट्स के साथ जुड़े और फिर 1964 में उन्होंने कोलकाता के अंदर अपनी पहली कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर मेटल वायर और एल्यूमिनियम फर्नीचर बनाए जाते थे। थोड़े समय बाद कंपनी के कुछ इंटरनल मैटर्स के चलते वहां यूनियन लेबर प्रोटेस्ट छिड़ गया, जहां लोगों ने फैक्ट्री में घुसकर मशीन्स को बर्बाद कर दिया और दीपक पुरी को उन्हीं के ऑफिस में घंटों तक घेर के रखा। बढ़ते हुए तनाव और परेशानियों के बाद आखिरकार वो कंपनी उन्हें बंद करनी पड़ी, जिसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए एंड दिल्ली में ही उन्होंने अपने दोस्त के पास एक फ्लॉपी डिस्क देखी एंड इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी सेक्टर में बिजनेस किया जाए। अपने इसी आइडिया पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में फ्लॉपी डिस्क बनाने की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, इसलिए इन्होंने सोचा कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के साथ टाई अप किया जाए। इसके लिए इन्होंने 1983 में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी मोजरबेयर स्विमिस वर्ल्ड और जापान की एक कंपनी मैरुजन कॉर्पोरेशन से हाथ मिला लिया और लग गए फ्लॉपी डिस्क को मैन्युफैक्चर करने में। शुरुआत में इन्होंने 8 और 5 इंच की डिस्क बनाई जो मार्केट में खूब बिकी। लेकिन इन तीनों कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर ज्यादा टाइम तक नहीं चला। बाद में मोजरबेयर एक सेपरेट कंपनी बन गई, जिसे दीपक पुरी और उनकी वाइफ रन करने लगे। कुछ समय के बाद कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में चेंज कर दिया गया, जहां इसकी सक्सेस को देख के इन्हें खूब फंडिंग मिली। 1988 में इन्होंने नोएडा के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, जहां इन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता था। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर अलग अलग कंप्यूटर पार्ट्स जैसे प्रिंटर, फैक्स क्लियरिंग सेट और एंटी ग्लेयर स्क्रीन जैसे कई तरह के प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वांटिटी में बनाए जा रहे थे। 1993 में कंपनी ने फ्लॉपी डिस्केट की कैपेसिटी को बढ़ाकर उनके साइज को काफी छोटा कर दिया और इन्होंने पहली बार मार्केट में 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्केट उतारी, जिसके आते ही इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। 1996 से लेकर 1997 तक कंपनी ने 200 करोड़ रुपए लगाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को इतना बड़ा कर लिया था कि मोजरबेयर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट डिस्क मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी, जिसकी उस समय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी 100 मिलियन डिस्क पर ईयर। दोस्तों, आपको बता दें कि 90s के दौरान इंडिया में फ्लॉपी डिस्क की कोई खास डिमांड नहीं होती थी, इसलिए ये अपने 85% से ज्यादा प्रोडक्ट्स दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट किया करते थे, जिससे इन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रिसीव होता था। उन्हीं दिनों फिलिप्स ने मार्केट में अपने सीडीज एंड डीवीडीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके बाद लोग फ्लॉपी की जगह सीडीज एंड डीवीडीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे। ऐसे में दीपक पुरी को लगने लगा कि आने वाले समय में फ्लॉपी की मार्केट डिमांड खत्म हो जाएगी, इसलिए बदलते वक्त और बदलते टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने सीडी एंड डीवीडीज के सेक्टर में एंटर करने का सोचा। पुरी ने देखा कि डिजिटल म्यूजिक और डेटा स्टोरेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है एंड इसीलिए उन्होंने 1999 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी।
इन्होंने नोएडा के अंदर हाई कैपेसिटी वाले प्लांट स्टैब्लिश किए ताकि अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बड़े पैमाने पर सीडीज एंड डीवीडीज बनाई जा सके, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन JF इलेक्ट्रा लिमिटेड से फंडिंग ली। उस समय सीडी की मार्केट शेयर 300% पर ईयर की स्पीड से ग्रो कर रही थी और कुछ ही समय के अंदर मोजर बेयर दुनिया में ऑप्टिकल मीडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया। एक दशक से भी कम समय के अंदर मोजर बेयर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए $900 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और ग्लोबल मार्केट का 70% ब्लैंक डिस्क खुद ही प्रोड्यूस करने लगा। 2002 तक कंपनी ज्यादातर प्रोडक्ट्स को बाहर के देशों में ही सप्लाई कर रही थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो क्यों ना इस मार्केट को भी टारगेट किया जाए। क्योंकि लार्ज कंज्यूमर बेस की वजह से इंडियन मार्केट ज्यादातर फॉरेन कंपनीज की भी चॉइस बन रही थी। इसी प्लान के साथ मोजर बेयर ने इंडिया के अंदर अपनी सीडीज एंड डीवीडीज उतारना शुरू कर दिया, जो उस समय काफी पॉपुलर भी हुई। 1999 से 2004 तक इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय रहा और इसका रेवेन्यू $24 मिलियन से बढ़कर $364 मिलियन तक पहुंच गया। साथ ही इनका प्रॉफिट भी अब 15 गुना बढ़ चुका था। इस तरह मोजर बेयर ने खूब तरक्की की और इंटरनेशनल मार्केट में भी नाम कमाया, लेकिन फिर यही चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और प्रॉफिट रेट कम होता चला गया। ये पहली बार था जब मोजर बेयर की ग्रोथ को झटका लगा था, जिसका रीजन ये था कि ऑप्टिकल डिस्क मार्केट ओवर सप्लाई से भर चुकी थी, जिसकी वजह से प्राइसिंग और डिमांड दोनों में ही कमी आने लगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल के बढ़ते प्राइस ने भी कंपनी की कमर तोड़ दी। पॉलीकार्बोनेट जो ऑप्टिकल डिस्क को बनाने का की कंपोनेंट होता है, उसके बढ़ते दाम ने इस कंपनी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इससे कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इन सब परेशानियों के बीच मोजर बेयर एक और भी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, जो था कंपटीशन। इसे ताइवान की कंपनीज जैसे कि रेटेक कॉर्पोरेशन, CMC मैग्नेटिक कॉर्पोरेशन और प्रोडिस्क टेक्नोलॉजी से मुंहतोड़ कंपटीशन मिल रहा था। इसके अलावा कई कंपनीज ऐसी भी थीं जो चाइना से सस्ते लेबर कॉस्ट पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराती थी। ऐसे में वो सस्ते प्राइस पर ऑप्टिकल डिस्क को बेचने लगी, जिससे मोजर बेयर के मार्केट शेयर पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि कंपनी के ये बुरे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि कुछ समय बाद रॉ मटेरियल के प्राइस वापस से कम हो गए और अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह मोजर बेयर अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में मैन्युफैक्चर करने लगा। मोजर बेयर ने लाइट स्क्रैप डिस्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए HP के साथ भी हाथ मिला लिया था। इसके अलावा इसने 2005 में एक और नया बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम था मोजर बेयर फोटोवोल्टैक लिमिटेड। अब मोजर बेयर कई नए एरियाज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। इसने कई सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया और 2006 तक ये HD DVR भी मैन्युफैक्चर करने लगा। 2007 तक ये USB फ्लैश ड्राइव और साउंड सिस्टम भी बनाने लगा और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी साल यानी 2007 में इसका रेवेन्यू $500 मिलियन के भी पार पहुंच गया था और कंपनी का टोटल प्रॉफिट था $27 मिलियन, जो उस समय एक बहुत ही बड़ी रकम थी। तेजी से ग्रो करते हुए मोजर बेयर ने फिलिप्स ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी कंपनी OM&T को एक्वायर कर लिया था ताकि सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का ट्रायल शुरू कर सके। इसके बाद कंपनी ने नोएडा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा थिन फिल्म सोलर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप किया, जिसके लिए इसने $150 मिलियन के FCCBs यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लॉन्च किए। 2011 में इस कंपनी ने दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट USB फ्लैश ड्राइव लॉन्च किया। फिर 2013 में कंपनी ने प्राइवेसी कंसर्न्स को समझते हुए बायोमेट्रिक USB निकाले और इनकी इस इनोवेशन की वजह से USB मार्केट इसकी अच्छी खासी पकड़ बन गई। इस सब के अलावा मोजर बेयर ने OLED लाइटिंग के बिजनेस में भी एंट्री ली एंड इसने खुद का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो फिर ये कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर कैसे पहुंची। तो आइए इसके पीछे के असली वजह को समझते हैं। असल में खुद को इतने सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने के लिए मोजर बेयर ने कई सारे बैंक्स से अलग अलग तरह के लोन्स ले रखे थे। अब एक तरफ बदलते वक्त के साथ सीडी एंड डीवीडीज की डिमांड खत्म हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी को सोलर फोटोवोल्टाइक सेल को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट की जरूरत थी, जिसकी पूरी दुनिया में शॉर्टेज चल रही थी। इस कंपनी को ह्यूमन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल और प्लांट लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से 411 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इन इन्वेस्टर्स में जापानीज फर्म नोमुरा, CDC ग्रुप, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनले एंड IDFC जैसे प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज भी शामिल थी। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन 2008 में आए ग्लोबल रिसेशन की वजह से कंपनी के सारे प्रॉफिट और ग्रोथ के कैलकुलेशंस धरे के धरे रह गए। सोलर पैनल्स की डिमांड घट गई और कंपनी भारी लॉस का सामना करने लगी। वहीं दूसरी तरफ बैंक्स भी लोन वापस करने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे थे। यहाँ तक कि मोजर बेयर ने 2014 में इन सारे डेट को क्लियर करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी मांगा, जिसे RBI ने खारिज कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फोरेंसिक ऑडिट के बाद मोजर बेयर के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया, जहाँ
हाँ, बैंक का कहना था कि मोजरबियर 2009 से बड़े बड़े लोन्स ले रही थी और कई बार इन डेट की रीस्ट्रक्चरिंग भी करवा चुकी थी। इसके अलावा कंपनी पर यह भी आरोप लगे कि वो फर्जी दस्तावेजों के बेसिस पर बैंक से फंड ले रही थी, जिसके लिए डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स बिजनेस लोन को पर्सनल यूज में ले रहे थे। अब एक तरफ तो ना इसे बैंकों से पैसे मिले और दूसरी तरफ इन सभी आरोपों के बाद मोजरबियर की रेपुटेशन खूब खराब हुई। एक समय दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डिस्क मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी की हालत अब ऐसी हो गई कि ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक भी काबिल नहीं बची थी। इसी वजह से मोजरबियर ने 2017 में बिना अपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किए कंपनी को शट डाउन करने का फैसला कर लिया। सारे एम्प्लॉयज को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी एंड जब वो लोग हॉलिडे एंजॉय करके वापस काम पर लौटे तो ये देखकर दंग रह गए कि कंपनी तो बंद हो चुकी है और बिना किसी नोटिस पीरियड के ही उन्हें काम से निकाल दिया गया है। जब कंपनी ने डेट वापस नहीं किया तो बैंक्स एंड कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मोजरबियर की कंप्लेन कर दी। एनसीएलटी ने इस डेट को क्लियर करने के लिए मोजरबियर को 270 दिन का टाइम दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी ने लोन वापस नहीं किया एंड 2018 में इस कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। जॉब से अचानक निकाले जाने और कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करने के बाद एम्प्लॉयज सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। दीपक पुरी का पुतला जलाया गया और खूब हंगामा हुआ। कई सारे एम्प्लॉयज ने सुसाइड करने की भी कोशिश की एंड ये संघर्ष कई सालों तक चलता रहा। यहाँ तक कि कई एम्प्लॉयज की तो हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से मौत भी हो गई। मोजरबियर वर्कर्स यूनियन ने आरोप लगाया कि कंपनी के मालिक ने पॉलिटिकल रिलेशंस का फायदा उठाकर बैंकों से बड़े बड़े लोन लिए और 4-5 बड़ी कंपनीज ओपन कर ली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके कमलनाथ दीपक पुरी के साले हैं। ऐसे में इनके ऊपर भी कई आरोप लगे कि इन्हीं के सपोर्ट से मोजरबियर ने बैंक से खूब पैसे लिए और जब लोन वापस चुकाने की बारी आई तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। 2020 में पंजाब नेशनल बैंक ने भी दीपक पुरी के फैमिली के अगेंस्ट 787 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने का आरोप लगाया था। यानी एक तरफ इन्वेस्टर्स हंगामा कर रहे थे तो दूसरी तरफ बैंक्स अपने पैसे वापस मांग रहे थे और तो और एम्प्लॉयज भी अपनी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में एक एक करके कंपनी के कई बिजनेसेस कौड़ियों के भाव बिकने लग गए। जैसे एनसीएलटी ने मोजरबियर फोटोवोल्टेक लिमिटेड को मात्र 72 करोड़ रुपए में 70 ग्रुप को बेच दिया। इसके बाद विन पावर डिजिटल ने मोजरबियर के फुल प्रोडक्शन को एक्वायर कर लिया, जिसमें मोजरबियर मीडिया कमोडिटीज, प्राइमरली ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मीडिया, यूएसबी एंड एसएसडी जैसे प्रोडक्ट शामिल थे। विन पावर डिजिटल ने फिर से मोजरबियर के नाम से ही इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया एंड यही वजह है कि आप आज भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में देख सकते हैं। दोस्तों, दुख की बात यह है कि उन एम्प्लॉयज को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया और वो अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। बाकी इसी तरह अगर आप